नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे क्राइम की कहानी 24 पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे आपके सहयोग की भी बहुत जरूरत है। साथ ही हम अब चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनके जवाब वीडियो के माध्यम से मैं जरूर दूंगा, तो कृपया आप कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। आशीष अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए उसे मम्मी पापा का ही नहीं बल्कि बड़े भाई का भी भरपूर प्यार मिला। लेकिन 18 साल का होने के बाद एक दिन आशीष ने न सिर्फ मम्मी पापा बल्कि बड़े भाई का भी कत्ल कर दिया। परिवार का दुलारा आखिर क्यों बन गया क्रूर हत्यारा? घर में मौजूद तमाम लोग खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि आखिर इन तीनों की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जो तीनों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। मुंशी बिंद और पत्नी देवंती देवी की खून से लथपथ लाशें कमरे में फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थीं, जबकि रामाशीष की लाश घर के बाहर दरवाजे पर पड़ी थी। तीनों की गला रेत कर हत्या की गई थी। शादी कार्यक्रम में दोबारा आ जाने से आशीष बच गया था। सबकी जुबान पर यही चर्चा थी कि अगर आशीष भी घर पर रहा होता तो हत्यारे उसे भी नहीं बख्शते, बेरहमी से उसकी भी जान ले लेते। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के थाना नंदरगंज के अंतर्गत एक गांव कुसुमी कलाखिल पड़ता है। इसी गांव में 45 वर्षीय मुंशी बिंद अपनी पत्नी देवंती देवी और दो बेटों रामाशीष 20 साल और आशीष 18 साल के साथ हंसी खुशी से रहता था। मुंशी बिंद का परिवार छोटा था जिसमें सब हंसी खुशी से रहते थे। मुंशी बिंद मुंबई में रहकर टाइल्स लगाने का काम करता था। इस काम से उसे अच्छा मुनाफा होता था। 6 जून 2024 को वह एक जरूरी काम की वजह से मुंबई से घर आया था, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से वह काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उसे कुछ दिनों तक गांव में ही रुकना पड़ा। बात 8 जुलाई 2024 की थी। इस दिन गांव में मुंशी बिंद के पट्टीदार के घर शादी थी। शादी में मुंशी बिंद के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। पत्नी और दोनों बेटों के साथ वह शादी में शामिल हुआ और देर रात तक पार्टी का आनंद लिया। उसे अब थकान हो रही थी, सो रात 11 बजे के करीब परिवार सहित वह घर लौट आया। उसके बाद बाहर के कमरे में मुंशी बिंद पत्नी के साथ सो गया और दोनों भाई रामाशीष और आशीष अंदर के कमरे में सो गए थे। पता नहीं छोटे बेटे आशीष को नींद क्यों नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर उधर इधर करवटें बदलता रहा। बेचैनी काफी बढ़ गई तो आशीष बिस्तर से नीचे उतरा और बिना किसी से कुछ बताए फिर शादी वाले कार्यक्रम में चला गया। वहां डीजे का कार्यक्रम चल रहा था। लोग संगीत पर थिरक रहे थे। आशीष भी उन्हीं के बीच हो लिया और कार्यक्रम का लुत्फ ले रहा था। पता नहीं क्यों उसका मन अभी भी बेचैन और परेशान सा लग रहा था। खैर, देर रात 2 बजे तक डीजे पर डांस चलता रहा। आशीष जब खुद को थका हुआ महसूस करने लगा तो वह उस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर वापस घर लौट गया और फिर थोड़ी ही देर में दौड़ता भागता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां अभी भी डीजे बज रहा था। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। चेहरे पर घबराहट और परेशानियों की लकीरें स्पष्ट उभरी हुई नजर आ रही थीं। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने डीजे को बंद करा दिया और हौंफते हुए हाथ का इशारा अपने घर की तरफ किया और बोला, वहां वहां किसी ने मेरे मम्मी पापा और भाई को मार डाला है। इतना कहकर दहाड़ मारकर वह रोने लगा। आशीष के रोने की आवाज सुनकर शादी वाली जगह पर सन्नाटा छा गया और जो जहां था उसके पांव वहीं थम गए। वे दौड़ते भागते आशीष के घर पहुंच गए। घर पर आशीष के मम्मी पापा और भाई की खून से सनी लाशें पड़ी थीं। रात में ही तीनों की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। ये खबर जैसे ही उसके बड़े भाई रामप्रकाश बिंद को मिली, उसकी आंखों से नींद ओझल हो गई। वह जिस हाल में था मौके पर जा पहुंचा। इतना ही नहीं, घर परिवार के लोग मौके पर जा पहुंचे थे। बड़ा भाई रामप्रकाश और उसकी मां यही सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि आखिर किसने और क्यों तीनों के कत्ल किए होंगे, जबकि वे ऐसे नेचर के नहीं थे। उसी रात गांव के चौकीदार रामनयन ने नंदरगंज थाने के एसएचओ दीन अहमद को इस घटना की सूचना फोन द्वारा दे दी। उस समय घड़ी में 4:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा था और एसएचओ गश्त से कुछ देर पहले ही लौटे थे। वह सोने की तैयारी कर रहे थे। चौकीदार की बात सुनकर एसएचओ चौंक पड़े। 3-3 कत्ल हुए हैं, लेकिन क्यों? किसने किए ये सारे कत्ल? एक साथ कई सवाल उनके मुंह से निकल गए। यही नहीं, इतना सुनते ही एसएचओ अहमद की आंखों से नींद छूमंतर हो गई।
वह उसी समय आनन फानन में कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। थाने से घटनास्थल करीब 5 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएचओ अहमद ने दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह को भी दे दी। सूचना पाते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई थी। यही नहीं, दिल दहला देने वाली इस घटना की जानकारी वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया तक जा पहुंची थी। उन्होंने एसपी ओमवीर सिंह को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को जेल के पीछे भेजें। पुलिस ने सबसे पहले लाशों का मुआयना किया। मौका मुआयना से पता चला कि हत्यारों ने किसी धारदार हथियार से गले पर वार कर तीनों की हत्या की थी। हत्यारों का मकसद सिर्फ उनकी हत्या करना था, क्योंकि अगर उन्होंने लूटपाट करने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया होता तो घर का सामान तितर-बितर होता, जबकि घर का सारा सामान अपनी जगह पर था। बहरहाल पुलिस ने लाशों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने हत्या के बारे में मृतक के बड़े भाई रामप्रकाश से पूछताछ की तो पता चला कि 1 महीने पहले पड़ोसी राधे बिंद ने फोन पर मुंशी को जान से मारने की धमकी दी थी। एक पंचायत में हुए फैसले को लेकर राधे बिंद उससे काफी नाराज था। रामप्रकाश बिंद के बयान के आधार पर पुलिस ने राधे बिंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में वह एक ही बात रखता रहा कि वह निर्दोष है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। रंजिशन रामप्रकाश और उसके घर वाले उसे फंसा रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम करवाकर दोपहर बाद पुलिस ने उसे रामप्रकाश को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया। जांच पड़ताल के दौरान एक ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा जिसने घटना का रुख मोड़ दिया और बिना समय गंवाए पुलिस की एक टीम शमशान घाट जा पहुंची। वहां तीनों लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, तभी पुलिस वहां आ धमकी थी। फिर पुलिस बड़ी चतुराई से परिवार में एकमात्र बचे आशीष को थाने ले आए। ये देखकर सभी हैरान हो गए। रामप्रकाश बिंद भी उसके साथ साथ हो लिए। थाने में पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो उसने नानुकुर किया, पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन जब देखा कि अब पुलिस के शिकंजे से बच पाना उसके लिए मुश्किल है तो उसने सच बता देने में ही अपनी भलाई समझी और सारी सच्चाई बयां करते हुए बोला, हाँ, मैंने ही मम्मी, पापा और भाई की हत्या की है। भाई को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे मम्मी पापा का कत्ल करते हुए देख लिया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं कहीं पकड़ा न जाऊं, इसी डर से मैंने उन्हें भी मार डाला। आशीष पुलिस के सामने अपने दुस्साहस की कहानी ऐसे सुना रहा था जैसे वह मैराथन दौड़ जीत कर आया हो। न तो उसके माथे पर पसीने की एक भी बूंद छलकी और न ही चेहरे पर पश्चाताप के कोई भाव ही दिख रहे थे। ढीठ की तरह अपनी अकड़ का प्रदर्शन कर रहा था। भतीजे के मुंह से उसकी खूनी करतूत सुनकर बड़े ताऊ रामप्रकाश बिंद हैरान, परेशान और दुखी थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम सा दिखने वाला आशीष जो कह रहा है वह सच भी हो सकता है। 18 साल के आशीष पर मां बाप के लाड़ प्यार और उनके परवरिश पर एक लड़की का प्यार इस कदर हावी हुआ कि उसने अपने ही हाथों परिवार को नेस्तनाबूद कर डाला। नादान इश्क की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। मुंशी बिंद के पड़ोस में राधे बिंद अपने परिवार के साथ रहता था। 6 सदस्यों वाला उसका खुशहाल परिवार था, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। गाजीपुर में ही रहकर राधे बिंद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 16 वर्षीय नंदिनी बिंद राधे की सबसे बड़ी बेटी थी और जान से प्यारी भी। उस पर जान छिड़कता था वह, और जान छिड़के भी क्यों न, वह थी ही इतनी काबिल और होनहार कि वही नहीं घर के सभी उस पर जान छिड़कते थे। नंदिनी जितनी काबिल थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। उसकी सुंदरता और चंचलता पर हर किसी को प्यार आता था। ऐसे में भला आशीष कैसे अछूता रह सकता था, जबकि वह उसका पड़ोसी था। नंदिनी का अंगंग विकसित हो चुका था। उसके बदन से जवानी की खुशबू फैली थी। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया था। झील सी गहरी आंखें, सुर्ख गाल, गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों के समान होंठ, नागिन सी लहराती जुल्फें, किसी जन्नत की हूर से कम नहीं थी वह। जब होंठ दबाकर हौले से मुस्कुराती थी तो मानो कयामत आ जाती थी। कीचड़ में खिले कमल के जैसी थी नंदिनी। उसकी मोहक अदा और गोरे रंग पर आशीष पूरी तरह फिदा था। उस दिन शाम का वक्त हो रहा था जब नंदिनी सज-धज कर पिंक रंग का सलवार सूट पहने अपनी छत पर खड़ी खोई खोई सी टकटकी लगाए आसमान की ओर देखती। बयार मंद मंद बह रही थी। बयार के झोंकों से लहराते हुए बाल उसके सुर्ख गाल से अटखेलियां कर रहे थे। ऐसा होता देख उसे असीम सुख की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस अदा को एक आवारा भावरा अपनी पलकों में कैद कर रहा है। उसे वह कई पलों से अपलक निहारता जा रहा है। वह कोई और नहीं, उसके पड़ोस में रहने वाला आशीष था।
उस दिन के बाद से आशीष नंदिनी का दीवाना हो गया था। आंखें खुलती तो उसे देखना चाहता था, आंखें बंद होती तो उसे पहले देखना चाहता था। उठते बैठते खाते पीते हर घड़ी हर पल आशीष उसे देखता चाहता था। आशीष को देखकर नंदिनी का रोम रोम खिल उठता था। अपने रसीली होठों को एक कोने में दबाए हौले से मुस्कुरा कर अंदर कमरे की ओर भाग जाती थी। उसके दिल के किसी एक कोने में आशीष के लिए जगह बन चुकी थी। मोहब्बत की आग दोनों के दिलों में बराबर की लगी हुई थी। मौका देखकर दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। धीरे धीरे दोनों का प्यार जवां हो रहा था। दो प्यार के पंछी नीले गगन के तले सैर कर रहे थे। आशीष और नंदिनी का प्यार सच्चा था। उनका प्यार एक बिल्कुल पाक साफ था। वे शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने दिल की बात न तो नंदिनी अपने घर वालों से कह पा रही थी और न ही आशीष ही भीतर दोनों घुट रहे थे। एक दिन की बात है, नंदिनी के घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर नंदिनी ही अकेली थी। ये बात आशीष को मालूम था। उस दिन दोपहर का समय हो रहा था। आशीष भी घर ही पर था। मौका देखकर वह नंदिनी से मिलने दबे पांव उसके घर में घुस गया। अचानक आशीष को सामने देखकर नंदिनी चौंक गई। तुम यहाँ इस वक्त? किसी ने देख लिया तो? सकपकाती हुई नंदिनी फुसफुसाते हुए बोली। हाँ मैं, आशीष ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। कोई देख लेगा तो देख लेने दो मेरे ठेंगे से, मैं किसी की परवाह नहीं करता। कोई काम था क्या? हाँ काम था। बोलो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता नंदिनी। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे घर वाले हमारे प्यार के दुश्मन न बन बैठे। सो तो है, ये डर मेरे भी दिल में है। मैं भी सोच कर परेशान रहती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ जिस दिन मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में मालूम होगा तो कितनी बड़ी कयामत आ जाएगी। तुम्हें परेशान होने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, जैसे तैसे मैं सब संभाल लूंगा। मेरा प्यार हीर रांझे की तरह सच्चा है। हम एक साथ नहीं जी सके तो साथ मर तो सकेंगे ना। ना आशीष ना, तड़प कर बोली नंदिनी। फिर दोबारा मत कहना। हम हमारे प्यार को पाने के लिए जमाने से लड़ेंगे, मम्मी पापा को समझाएंगे। नंदिनी ने आशीष को समझाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों घंटों प्यार भरी बातें करते रहे। नंदिनी और आशीष प्यार की दुनिया में खोए भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे थे। इसी दौरान नंदिनी के घर वालों को उनके प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया था। नंदिनी के पापा राधे बिंद को जैसे ही बेटी की आशिकी के बारे में पता चला, उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसने बेटी को तो आड़े हाथों लिया ही, आशीष की तो जलाल तमलामत सब कर डाली थी। यहाँ तक कि राधे बिंद ने मुंबई में रह रहे आशीष के पापा मुंशी बिंद को बेटे को संभाल लेने की धमकी दी। ऐसा न करने पर उसने जान से मार देने की धमकी भी दे डाली थी। मुंशी बिंद ने राधे बिंद को समझाने की कोशिश की कि वह बेटे को नंदिनी से दूर रहने के लिए समझाएगा। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय दे दो मुझे, मैं जल्द घर आ रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसने फोन पर ही आशीष को भी समझाया और उसे जमकर डांट पिलाई कि पढ़ाई लिखाई की उम्र है, मन लगाकर पढ़ो, समय आने पर अच्छी लड़की देखकर शादी करा दूंगा। लेकिन ये छिछोरपना करना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। आईडी स्वभाव के आशीष ने पापा की बातों को अनसुना कर दिया। उसे पापा का डांटना भी अच्छा नहीं लगा। प्यार में अंधा हो चुका आशीष नंदिनी से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होना चाहता था। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था, मगर नंदिनी का साथ छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। राधे बिंद के समझाने के बावजूद आशीष का उसकी बेटी नंदिनी से मिलना और बातें करना बंद नहीं हुआ, बल्कि उस दिन के बाद से वह और उग्र हो गया और सारी हदें पार कर उससे मिलता रहा। राधे ने मुंशी को समझाया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है, अपने बेटे के कदमों को रोक दो, वरना उसे जान से हाथ धोना होगा। फिर मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। राधे बिंद के बार बार शिकायत करने पर मुंशी बिंद परेशान हो गया था। बेटे को समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। माँ और भाई को तो पुरुवा पछुआ की बयार समझता था। उनके समझाने पर वह उन्हीं से लड़ पड़ता था। मजबूर होकर मुंशी बिंद को 6 जून 2024 को मुंबई से गाजीपुर आना पड़ा। उसके अगले दिन राधे बिंद ने गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में पंचों के सामने आशीष, उसके पिता मुंशी बिंद और भाई रामाशीष को बुलाया गया। पंचों ने उस दौरान मुंशी बिंद और उसके बेटे आशीष को जमकर लताड़ा। बेटे की करतूत से घर वालों का सिर शर्म से झुक गया था। पंचों ने जो जलालत मलालत की सो अलग से। पंचायत में तय किया गया कि लड़का और लड़की दोनों पर उनके घर वाले सख्त पाबंदी लगाएं, उन्हें मिलने से हर हाल पर रोकें। घंटों चली पंचायत में मुंशी बिंद का सिर झुका ही रहा।
इसके बाद घर वालों ने आशीष पर पहरा लगा दिया। घर वालों की सख्ती से आशीष चिढ़ गया और उसे अपने ही घर वाले दुश्मन लगने लगे। मम्मी पापा की सख्ती से परेशान आशीष के मन में एक खौफनाक इंतकाम ने जगह बना ली। उसने तय कर लिया कि जो भी उसके प्यार में रोड़ा बनने की कोशिश करेगा वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, चाहे वह उसके मम्मी पापा ही क्यों न हो। उस दिन के बाद से आशीष अपने मम्मी पापा का दुश्मन बन गया और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए अनेकानेक खतरनाक योजना बनाने लगा, मगर वह अपनी घिनौनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मम्मी पापा की डांट और सख्त रवैये से आशीष विद्रोह पर उतर आया था। इधर आशीष की करतूतों से मम्मी पापा की पूरे गांव में थू-थू हो रही थी, इसलिए बेटे के प्रति उनका रवैया सख्त हो गया था। वे हर कीमत पर उसे नंदिनी से मिलने से रोक रहे थे, क्योंकि नंदिनी के पापा राधे बिंद ने आशीष को जान से मारने की भी धमकी दी थी। ये बात उसे पता नहीं थी। वह तो इस बात पर घर वालों से खार खाए हुआ था कि मम्मी पापा की वजह से ही उसे नंदिनी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। घर वालों की सख्त पाबंदी के चलते आशीष ने उन्हें रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बना ली थी। बस उसे अंजाम देना शेष था। योजना को अंजाम देने के लिए आशीष सही समय का इंतजार कर रहा था और वह अपने खतरनाक इरादों में कामयाब भी हो गया। दरअसल 8 जुलाई 2024 को गांव में एक परिचित के घर तिलक का कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम में मुंशी बिंद को परिवार सहित आने का न्योता मिला था। इस दिन को ही आशीष ने अंजाम देने को चुना। इसके पीछे उसका खास मकसद ये था कि लोग तिलक के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। डीजे के शोर में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी पूरा हो जाएगा। तिलक की रात मुंशी बिंद अपने दोनों बेटों रामाशीष और आशीष के साथ कार्यक्रम में चला गया। देर रात 11 बजे खाना खाकर सभी वापस घर लौट आए। उसके बाद आगे बरामदे में मुंशी बिंद अपनी पत्नी के साथ सो गया और दोनों बेटे भीतर वाले कमरे में सो गए। बिस्तर पर जाते ही रामाशीष नींद की आगोश में समा गया, जबकि आशीष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पलटकर पहले उसने भाई को देखा, उसे हिला डुला कर जांचा। वह पूरी तरह से नींद में जा चुका था। फिर वह दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरा और उस ओर बढ़ गया जहां उसके मां बाप सो रहे थे। वे भी गहरी नींद में जा चुके थे। पापा मुंशी बिंद को देखते ही आशीष का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आंखों से गुस्से का लावा फूट पड़ा और बदन कांपने लगा। उस पर खून सवार हो गया था। फिर क्या था, नींद में सो रहे पापा के गले की ओर उसके मजबूत हाथ बढ़ते गए और उसने गला दबाकर मार डाला। गहरी नींद में होने के बावजूद जब आशीष पिता का गला दबा रहा था तो उसके हाथों से छूटने के लिए वह बिस्तर पर फफड़ा रहा था। उसी बीच पत्नी उठ बैठी और पति को बेटे के हाथों से छुड़ाने लिए बेटे से भिड़ गई। आशीष ने देखा कि अब खेल बिगड़ जाएगा तो मम्मी देवंती को भी गला दबाकर मार डाला। उस दौरान उसने अपनी जान बचाने के लिए बड़े बेटे को नाम लेकर पुकारती रही। गहरी नींद में होने के बावजूद मां की आवाज सुनकर रामाशीष उठ गया और बाहर की ओर लपका, जिस ओर से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि छोटा भाई आशीष मां बाप की हत्या कर वहीं खड़ा है। दोनों की लाशें नीचे फर्श पर पड़ी हैं तो वह कांप उठा। ये देखकर आशीष बुरी तरह डर गया कि सुबह होते ही भाई सभी को घटना के बारे में बता देगा और वह पकड़ा जाएगा। पुलिस से बचने और राज को राज बनाए रखने के लिए उसने रामाशीष का भी गला घोंट दिया और उसकी लाश को बाहर डाल दिया। इसके बाद उसने खुरपी से एक एक कर तीनों के गले रेत दिए ताकि लगे कि बदमाशों ने गला रेत कर कत्ल किया है। पुलिस का सीधा शक कभी उस पर नहीं आएगा और वह कानून के फंदे से बच जाएगा। बहरहाल तीनों का कत्ल करने के बाद आशीष ने अपने खून सने कपड़े उतार दिए और पानी से हाथ-मुंह धोकर दूसरे कपड़े पहनकर तैयार होकर चल रही पार्टी की ओर हो लिया और रास्ते में कपड़े और खून सनी खुरपी को फेंक दी। फिर खुद को इतना सामान्य बना लिया जैसे उसने कुछ किया ही न हो। फिर पार्टी में जाकर उसने ऐसा ड्रामा रचा कि सारे लोग अवाक रह गए। फिर आगे क्या हुआ कहानी में ऊपर बताया जा चुका है। बहरहाल आशीष एक लड़की के प्यार के लिए इतना बागी हो गया कि उसने अपने ही परिवार का खात्मा कर दिया। उसे अपने किए का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन अपने किए की सजा जेल की सलाखों के पीछे जाकर पा रहा है। कथा लिखे जाने तक आशीष सलाखों के पीछे कैद था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून सनी खुरपी और कपड़े बरामद कर लिए। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।